चलिए ध्यान दीजिए कि आज इस चैप्टर का हम लोगों का आखिरी दिन है, ठीक ना। आखिरी दिन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में जिसका नाम क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग ये नाम सुन चुके हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो यह एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि छोटे से छोटे करंट को भी क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक ना। छोटे से छोटे करंट का भी पता लगाने के लिए जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। तो इसके बारे में सिंपल में हम लोग एक लाइन में क्या लिखेंगे कि यह एक विद्युतीय उपकरण है। यह एक क्या है भाई, तो विद्युतीय उपकरण है जिस विद्युतीय उपकरण के द्वारा क्या किया जाता है, यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा छोटे से छोटे धारा का पता लगाया जाता है। जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि छोटा सा छोटा अगर करंट बह रहा है, बहुत कम भी करंट अगर कहीं से बह रहा है, तो इस धारा का अगर पता लगाना है हमको, तो इसका उपयोग क्या करते हैं। यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा छोटे से छोटे धारा का पता लगाया जाता है। मतलब विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कि किसी भी परिपथ से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए जिस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं इसे क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आपसे पूछेगा कि यह किस सिद्धांत पर काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये अगर आपसे पूछेगा तो आप सीधे कहिएगा क्या कि किसी भी धारावाही बंद लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है। और इसी सिद्धांत पर काम करता है कौन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जैसे ही सिद्धांत आपसे पूछे तो इस सिद्धांत में आप कहिएगा क्या कि सिद्धांत क्या है कि धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में, जब भी लूप का बात करें तो समझ जाना है कि बंद लूप की बात हो रही है। धारावाही लूप पर चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल आघूर्ण, क्या आरोपित बल आघूर्ण के सिद्धांत पर यह काम करती है। और यह बल आघूर्ण टॉर्क आपको पता होगा कि यह बल आघूर्ण टॉर्क अगर हम लोग किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कहीं पर एक बंद धारावाही लूप को रखे थे ऐसे, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया था। थीटा 0 डिग्री होते ही थी और थीटा 0 डिग्री पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस लूप को जो इसके अंदर बनाएंगे वो किसी एंगल थीटा पर बनाएंगे, कि डाइपोल मोमेंट के साथ जो ये लूप कोण बना रही है, ये कोण कितनी बना रही है, थीटा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैं आपको बताया था क्या कि यदि वेक्टर m तथा वेक्टर b के बीच का कोण यदि थीटा हो, एवं लूप का क्षेत्रफल a हो, तो हम आपको बताए थे क्या कि लगने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है किसके बराबर में, IAB साइन थीटा के बराबर में। जहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये I इंटू ए एन भी होता था और इसी को हम लोग कितना लिखते थे, n क्रॉस बी, और n को हम लोग क्या मानते हैं, वेक्टर मानते हैं। तो जब वेक्टर मानते हैं भाई तो एरिया भी क्या होगा, वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अगर टॉर्क को घुमाएंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, घूमेगा। इसी सिद्धांत पर क्या काम करने वाला है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि तुमसे सवाल ये पूछा जाएगा क्या कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का संरचना कैसे करेंगे। पहली बात क्या हुई कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो छोटे से छोटे करंट का पता लगाने के लिए
हम लोग जिस विद्युतीय उपकरण का उपयोग करते हैं, इसी विद्युतीय उपकरण को क्या कहते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? तो धारावाही लूप को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या होता है? बल आघूर्ण टॉर्क लगता है। टॉर्क कितने का लगता है? तो यदि डायपोल मोमेंट m और b के बीच का कोण थीटा हो और लूप का जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल कितना हो जाए? a हो जाए, तो इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है? IAB sin थीटा के बराबर में। ये चीजें मैं आपको बता दिया हूं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस लूप में अभी एक ही फेरा है। अगर इसको 2 फेरा लगाएंगे तो टॉर्क का मान 2 गुना हो जाएगा। 3 फेरा लगाएंगे टॉर्क का मान, n फेरा लगाएंगे टॉर्क का मान कितना हो जाएगा? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए कि अब आपसे पूछा जाएगा क्या कि भाई इसका संरचना कैसे करोगे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का संरचना कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे? तो ध्यान देना डायग्राम पर, ध्यान देना किस चीज पर? डायग्राम पर। और जब तुम डायग्राम सीख गए मतलब पूरा का पूरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुम सीख गए। बहुत आसान चीज है। ध्यान देना, करना क्या है कि एक वायर लाना है और वायर से यहां पर बनाना है क्या? एक छोटा सा टर्मिनल। इस टर्मिनल का नाम रख लो क्या? T1। बात समझ में आया? अब T1 से फिर से तुमको तार जोड़ करके लाना है और यहां पर एक ऐसा पॉइंट बनाना है, इस पॉइंट से होकर के एक तार को जोड़ना है इस तरीके से कि ये तार अगर यहां पर घूमे तो ये पॉइंटर इसको घूमने के लिए अलाउ करे, ये फिक्स नहीं हो। बात समझ में आ रहा है? अगर तार फिक्स कर देंगे तो इसको घुमाएंगे तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा ना, तार लपेटाएगा तो दिक्कत करेगा। तो ऐसे फिक्स करना कि ऐसे रहे, लेकिन इसके घूमने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़े। ये घूमने के लिए इस तार को क्या करे? स्वतंत्र छोड़ दे। ऐसा टर्मिनल यहां पर बनाना है। बात समझ में आ गया? अब इस टर्मिनल से क्या करना है कि इस टर्मिनल से खींच करके अब यहां पर हमको क्या करना है कि आयताकार लूप हमको क्या करना है? बनाना है। ये देखना, ये सारे लूप जो मैं बना रहा हूं, ये सारे लूप जो मैं बना रहा हूं, ये एक के पीछे एक है। तुम ध्यान देना कि इधर से अगर तुम पीछे की तरफ देखते जाओ तो सारा बराबर है। अगर किसी भी स्प्रिंग में तुम ऐसे झांक के देखोगे, पाइप में झांक के देखोगे, तो तुमको लगेगा कि धीरे धीरे इसका एरिया कम होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये लूप सारा एरिया सेम है इसका, लेकिन एक के आगे एक है, एक के आगे एक है, इसीलिए आपको छोटा बड़ा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करिए कि यहां से आप क्या करिए कि इसको एक स्प्रिंग से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए? स्प्रिंग से जोड़ दीजिए। और इस स्प्रिंग को आप क्या करिए कि यहां पर फिक्स कर दीजिए। ये जो है ये फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट जो है ये मूवेबल पॉइंट है, जो इसको घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। ये कैसा पॉइंट है? मूवेबल पॉइंट की यहां से घूम सकता है। और इस फिक्स पॉइंट से फिर आप क्या करिए कि यहां पर एक दूसरा टर्मिनल बना दीजिए और ये दूसरा टर्मिनल जो है इसको बोल दीजिए क्या? T2। और फिर यहां से एक तार निकाल लीजिए। बात समझ में आ रहा है? 90% गैल्वेनोमीटर तुम्हारा बन करके हो गया तैयार। अब इस लूप को क्या करना है? इस लूप को क्या करना है कि इसके दोनों तरफ चुंबक का 2 सिरा, एक नॉर्थ पोल लगा दीजिए और इस तरफ में क्या करिए तो आप क्या करिए तो एक साउथ पोल लगा दीजिए। बन गया तेरा गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आ रहा है? बन गया क्या तेरा? गैल्वेनोमीटर। अब इसी गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी गैल्वेनोमीटर में कहोगे कि सर इसमें निडल विडल कहीं पर है नहीं, इसमें निडल विडल कहीं पर है नहीं जो कांटा दिखाएगा कि कितना करंट किधर करंट। तो इसमें इधर ही क्या करो कि इसमें इधर क्या करो, कहां पर? तो एक निडल लगा दो और निडल लगाने के बाद यहां से क्या करो कि एक रीडिंग स्केल लगा दो। निडल लगाओगे, यहां पर रीडिंग स्केल लगा दोगे, ये रहा 0 पे, अभी कोई करंट नहीं बह रहा है। इधर जाएगा तो एक डायरेक्शन मान लेना, इधर जाएगा तो दूसरा डायरेक्शन मान लेना। ये सब बाद की बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि जब भी हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और इधर से अगर हम करंट आई बहाएंगे तो इस सारे लूप से होकर के करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? और लूप से होकर के जब करंट बहेगा मेरे भाई, तो ये बताओ कि यहाँ नॉर्थ से साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है, लूप से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा कितने के बराबर में कि ये जो है देखो, इसमें हम इसका कंस्ट्रक्शन हम स्टेप वाइज स्टेप लिखे नहीं है, हम तुमको बस समझाएं क्या कि एक टर्मिनल बनाइए, टर्मिनल का एक तार इधर छोड़ दीजिए, इस टर्मिनल को एक मूवेबल पॉइंट से जोड़िए और यहां पर तार की एक कुंडली बनाइए। तार के कुंडली के दूसरे सिरे से क्या करिए? स्प्रिंग को जोड़िए
और इस स्प्रिंग को एक पॉइंट पर क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। दूसरा टर्मिनल तैयार, दोनों तरफ मैग्नेट लगा दिए, गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, तैयार हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब गैल्वेनोमीटर जब तैयार हो गया तो इसमें देखना कि इस कुंडली में हम लोग मान लेते हैं कितने फेरे हैं, एन फेरे। कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। तो यदि यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या एन है, यदि यदि कुंडली में यदि कुंडली में फेरों की संख्या मान लीजिए कितनी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो आरोपित टॉर्क जो होगा किस पर, कुंडली पर, तो कुंडली पर आरोपित कुल बल आघूर्ण जो होगा, कुल बल आघूर्ण, तो कुल बल आघूर्ण में भाई साहब अभी मैं बताया था आपको क्या, कि अगर टॉर्क लिखना है तो एक फेरे पर कितना लगेगा, आई ए बी साइन थीटा के बराबर में। तो दो फेरे पर कितना लगेगा, 2 IAB साइन थीटा। तीन फेरे पर कितना लगेगा, 3 IAB। तो ऐसे ऐसे कितने फेरे हैं इसमें, तो टॉर्क कितने हो जाएंगे, NIAB कितने के बराबर में, साइन थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए जरा सा कि अपने पास है क्या, अपने पास है एक दिक्कत है ये, सुनो ध्यान देना। दिक्कत है ये कि जैसे जैसे ये कुंडली इसमें घूमेगा, मान लो ये कुंडली अभी मेरा हाथ है, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये मार्कर हो जाएगा, और इसमें अगर कुंडली घूमेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, घूमेगा। तो भाई साहब थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान चेंज होगा तो टॉर्क का मान भी क्या होगा। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि लगातार थीटा चेंज होता जाए। कुछ ऐसा उपाय करें कि थीटा का मान कभी बदले ही नहीं, कुछ ऐसा उपाय करें कि थीटा का मान कभी बदले ही नहीं। यहां पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि थीटा का मान बदलने से, थीटा का मान बदलने से, थीटा का मान बदलने से जो है वो क्या हो रहा है कि टॉर्क का मान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। टॉर्क का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। इससे बचने के लिए आप क्या करिए कि इससे बचाव के लिए कि थीटा का मान नहीं बदले, हम लोग कुछ परिवर्तन करेंगे। इससे बचाव के लिए क्या करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ परिवर्तन करेंगे। इस गैल्वेनोमीटर में परिवर्तन क्या करेंगे, ये ध्यान देना। इस गैल्वेनोमीटर में जो खाली हम तार लपेटे हैं ना, इस तार को अब हम क्या करेंगे कि धातु के, खास करके सॉफ्ट आयरन के किसी सिलिंड्रिकल गोला पे लेंगे और उस पे ऐसे तार लपेटेंगे। बात समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, इस कुंडली को अब अकेले खाली तार नहीं लपेटेंगे, इसको क्या करेंगे कि किसी सॉफ्ट आयरन के गोलाकार सिलिंड्रिकल क्या करेंगे, लेंगे, और उस सॉफ्ट आयरन पे हम क्या करेंगे, इस कॉपर वायर का बेंडिंग करेंगे। अब इससे होगा क्या, ये देखना कि जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चुंबक का सबसे अच्छा दोस्त होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है। कहता है भाई साहब अगर चुंबकीय क्षेत्र हो और मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम सारा का सारा फील्ड लाइंस मेरे से गुजारो, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर कोई बाहर जा रहा होगा तो उसको भी हम समेट करके अपने से गुजार देंगे। बात समझ में आ रहा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप पढ़िएगा अगले चैप्टर में, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो अपने से जाने ही नहीं देगा, लकड़ी। बात समझ में आ रहा है? जो पैरा होगा, डाया सबसे बड़ा दुश्मन, जो पैरा होगा वो थोड़ा थोड़ा दोस्त होगा, थोड़ा थोड़ा दुश्मन होगा, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो चुंबक का सबसे अच्छा दोस्त होता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे चुंबक और लोहा में देखो कितना अच्छा घनिष्ठता है, कभी भी अलग रह ही नहीं सकता। इस पोल पे आएगा तो भी चिपकेगा और इस पोल पे आएगा तो भी चिपकेगा भाई साहब। लेकिन दो चुंबक में भी इतनी दोस्ती नहीं होती है। क्यों? चुंबक की कहेगा कि भाई साहब अपोजिट पोल हो तभी हम तुमसे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर सेम पोल हो तो हम तुमसे मिलेंगे नहीं। लेकिन चुंबक एकदम वर्सेटाइल है, कह रहा है नॉर्थ हो कोई बात नहीं आओ चिपको, साउथ हो कोई बात नहीं आओ चिपको। तो आयरन का एक प्रॉपर्टी ऐसा है, सॉफ्ट आयरन का, कि अपने से होकर के ये हर तरह का मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे रहा है, गुजरने दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, इससे बचाव के लिए क्या करेंगे, इससे बचाव के लिए क्या करेंगे कि सॉफ्ट आयरन के, सॉफ्ट आयरन को हिंदी में बोलते हैं क्या, नर्म लोहा। क्या बोलते हैं? नर्म लोहे, नर्म लोहे के बेलनाकार
ठीक लिखा हुआ है ना, नर्म लोहे के बेलनाकार कोर पर, ठीक ना, कोर पर क्या करेंगे कि कुंडली को लपेटेंगे। क्या करेंगे? कुंडली को लपेटेंगे। कुंडली को क्या करेंगे? लपेटेंगे। और जब कुंडली को लपेटेंगे भाई किस पर? नर्म लोहे पर, तो यह क्या करेगा? सारा का सारा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? अपने से होकर के गुजरने देगा। और एक परिवर्तन और करेंगे, तथा बेलनाकार चुंबक का प्रयोग करेंगे। कैसे का? बेलनाकार चुंबक का प्रयोग करेंगे। तो बेलनाकार चुंबक का प्रयोग करेंगे, इससे होगा क्या? बेलनाकार चुंबक का प्रयोग करेंगे, इससे होगा क्या? देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो मैंने चुंबक लगाया है, ये चुंबक ऑलरेडी बेलनाकार टाइप का है। थोड़ा सा चुंबक ऐसा होता नहीं है, चुंबक स्ट्रेट होता है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बेलनाकार चुंबक बनाएंगे, जिससे बीच में क्या होगा? खाली जगह गोल बचेगा। और इस पूरे गोल जगह में ध्यान दीजिएगा कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पे कुंडली लपेटे और अंदर से डाल दी। अब देखना ध्यान से कि जो मैंने कुंडली लपेटा है, मान लो कि ये है गोल, और इस पे अगर मैंने कुंडली लपेटा है तो ऐसे ही लपेटा है केवल, तो ऐसे लपेटा है तो हर लपेटा कैसे दिखेगा? आयताकार दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ये मान लीजिए कि गोलाकार है, और गोलाकार पे अगर मैंने ऐसे, डंडा कहां गया? हाँ, डंडा गोलाकार है। अब देखो कि इस पे अगर ऐसे कुंडली लपेटेंगे ऐसे, तो यहां से हर कुंडली आपको कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। और इस कुंडली को पकड़े और इस गोल जगह में क्या किए? डाल दिए। तो आप डाल देंगे तो ये लाइन खाली आपको सीधा सीधा लाइन दिखेगा। इस गोलाकार क्षेत्र में आपको लाइन कैसा दिखेगा? सीधा सीधा। अब देखिएगा कि इससे फायदा क्या होने वाला है कि जैसे ही हम क्या करेंगे कि इस पूरे कुंडली को सॉफ्ट आयरन कोर पर लपेटेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को गोलाकार बनाएंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? ये देखिए कि फायदा होने वाला है ये कि भाई साहब, ये रहा आपका गोल चुंबकीय क्षेत्र, ये नॉर्थ पोल, ठीक ना, और ये रहा गोल चुंबकीय क्षेत्र का ये कौन सा पोल? साउथ पोल। इस बीच में गोलाकार ऐसा जगह बना हुआ है, और इस गोलाकार जगह में जब हम कुंडली को डाल देंगे, तो भाई जब कुंडली को डाल देंगे तो जो लाइन दिखेगा वो कैसा दिखेगा? आयताकार दिखेगा। अब देखो कि इससे जो प्रवाह करने वाली चुंबकीय क्षेत्र होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी, या फिर ऐसे होगी, या फिर ऐसे होगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा क्या? त्रिज्याकार। और चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? त्रिज्याकार। अब जो है सो चुंबकीय क्षेत्र सीधे ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे तब जाता जब नॉर्थ पोल ऐसा होता और साउथ पोल ऐसा होता। लेकिन अब तेरा नॉर्थ पोल कैसा है? ऐसा, ठीक ना, नॉर्थ पोल कैसा है तेरा? ऐसा, और साउथ पोल तेरा है कैसा? अब अगर यहां से कोई चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा तो तुमको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सतह के लंबवत निकलती है। सतह के कैसे निकलती है? लंबवत। तो सतह के जब लंबवत निकलेगी तो दोस्त ऐसे निकलेगी, ऐसे मिलेगी? ऐसे तो नहीं निकलेगी। यहां से निकलेगी, यहां पर जाकर के मिलेगी, यहां से निकलेगी, यहां पर जाकर के मिलेगी। तो अब ये क्या हो गया? त्रिज्याकार हो गया। बात समझ में आ रहा है? और त्रिज्याकार सतह के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। तो अब देखिए कि अगर इसके अंदर में कॉइल है ऐसा और डाइपोल मोमेंट है ऐसा, कॉइल है मेरा हाथ ऐसा और डाइपोल मोमेंट है ऐसा, ये देखिए आपका कॉइल ऐसे दिख रहा है ना आपको, डाइपोल मोमेंट या तो बाहर की तरफ रहेगा या तो अंदर की तरफ रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट ऐसे और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रहा है। तो अब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए कि डाइपोल मोमेंट किधर है? ये है वायर, आपका कुंडली ऐसा ऐसा आयत दिख रहा है, तो यहां से डाइपोल मोमेंट होगा क्या? ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र भी या तो ऐसे या तो ऐसे। तो दोनों या तो 0 डिग्री पर हो जाएगा या तो कितने पे हो जाएगा? 180 पे हो जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात की अगर एरिया वेक्टर से आप बात करें, तो अगर एरिया वेक्टर से बात करें तो आप देखिए कि अगर ये कुंडली है, मान लीजिए एक ये कुंडली आपको दिख रही है, तो ये हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट। ये कुंडली अगर है तो ये हो जाएगा इसका क्या? डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल मोमेंट से आप देखिए कि ये इसमें रखी हुई है कैसे? ये कुंडली ऐसे है ना, ये कुंडली रखी हुई है ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ जाएगी या साउथ से नॉर्थ आएगी, यही डायरेक्शन होगा। या यही कॉइल इसमें घूमेगा, तो कॉइल घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा ऐसे। तो आप देखिए हमेशा सतह के स्पर्श रेखीय घूमेगा कि नहीं घूमेगा? स्पर्श रेखीय घूमेगा। और आप ये बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर हर एक त्रिज्या कैसा होता है? लंबवत होता है भाई। मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। इससे फायदा क्या हो गया कि टॉर्क हमेशा कितना लगेगा? मैक्सिमम। टॉर्क कितना लगेगा? मैक्सिमम। इससे क्या होगा कि इससे फायदा ये हुआ क्या कि इससे फायदा ये हुआ क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, इससे फायदा ये हुआ क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्याकार हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? त्रिज्या के जैसे
चुंबकीय क्षेत्र जो है वो त्रिज्याकार हो जाएगी, और त्रिज्याकार होने के साथ साथ ही ये क्या होगा कि अब एरिया वेक्टर तथा वेक्टर बी के बीच का कोण जो है, ये बीच का कोण कितने का हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? अब जब थीटा का मान 90 डिग्री बाई हो गया, तो थीटा का मान जब 90 डिग्री हो गया, इसके लिए हम लोग क्या क्या किए कहानी में, कि जो पहले खाली कुंडली को लपेटे थे उसको अब क्या किए, सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटे। सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटे तो देखो कुंडली ऐसे है, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र इससे लंबवत गुजरेगा। कुंडली ऐसे है, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र लंबवत गुजरेगा। तो कहीं भी कुंडली रहे, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इससे क्या गुजरेगा, लंबवत। और सॉफ्ट आयरन कोर है, अगर कोई बाहर भी जाना चाहेगा तो उसको भी सॉफ्ट आयरन क्या करेगा, अपने तरफ खींच के इससे लंबवत गुजारेगा। तो लंबवत गुजरने के कारण थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो कि इस टॉर्क के फॉर्मूला में, NIAB sin थीटा के फॉर्मूला में, अब हम थीटा बराबर कितना रखें, 90 डिग्री। अब हम इसमें थीटा बराबर जब 90 डिग्री रखेंगे तो जो टॉर्क का मान है वो कितना हो जाएगा, टॉर्क का मान कितना हो जाएगा, NAIB साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये टॉर्क का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NAIB के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें होना क्या है, कि इस गैल्वेनोमीटर में ये टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो ये स्प्रिंग में क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। घूमेगा तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, मान लो कि यहां पर हम करंट बहा रहे हैं, करंट बह रहा है, तो जब तक इससे करंट बहेगा तब तक ये टॉर्क से इसको घुमाएगा कॉइल को, और कॉइल को घुमाएगा तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा। और जैसे ही मान लो करंट बंद किए, क्या होगा, स्प्रिंग फिर इसको नचा करके अपने पोजीशन पे ला देगा। इसका मतलब जितना टॉर्क ये लगा रहा है उतना ही टॉर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखो ये है स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को ऐसे घुमाए फोर्स से और छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग ही घूम के ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब हम जितना टॉर्क इसमें दिए वो सारा टॉर्क स्प्रिंग में स्टोर हो गया। अब जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये सारा एनर्जी क्या करेगा, रेज कर लेगा। मतलब हम इसको घुमा करके टॉर्क के कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के कारण जो ये घूम रहा है, ये सारी एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही है। और फिर जैसे ही छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या चाहेगा, इसको उल्टा घुमा देंगे। मतलब ये टॉर्क और ये टॉर्क, स्प्रिंग का टॉर्क और इसका टॉर्क, दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो भाई विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो टॉर्क लगने वाला है, ये टॉर्क तो हम लोग निकाल लिए कि NIAB है। अब यहां पर एक टर्म आता है, नया टर्म, क्या, एक नया टर्म आता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल नियतांक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल नियतांक। इसको कई जगह पर ऐंठन, ठीक ना, ऐंठन नियतांक भी बोला जाता है, ऐंठने का, ठीक ना, उसको क्या बोला जाता है, ऐंठन नियतांक भी बोला जाता है। क्या बोलो, अरे चुंबक का काम है चुंबकीय क्षेत्र बनाना, जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा तो टॉर्क तुम आकर के लगाएगा। गजब बात कर रहा है यार, सारा बात चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है, बिना चुंबक का काम कैसे होगा। चुंबकीय क्षेत्र में ना टॉर्क लगता है भाई, तो चुंबक नहीं रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि क्या बोले कि एक टर्म आता है क्या, टॉर्सनल नियतांक। इसको ऐंठन नियतांक भी बोलते हैं, क्या, कि स्प्रिंग को ऐंठ रहे हैं। तो ऐंठन नियतांक होता क्या है, ऐंठन नियतांक क्या होता है, ध्यान देना कि ऐंठन नियतांक, इस टॉर्सनल नियतांक को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से। और कहा जाता है कि यह है क्या चीज, तो ध्यान देना कि 1 डिग्री से घुमाने में, 1 डिग्री से घुमाने में टॉर्क के मान को, या ध्यान देना कि 1 डिग्री से किसी स्प्रिंग को, 1 डिग्री से किसी स्प्रिंग को घुमाने में उत्पन्न टॉर्क जो होता है, घुमाने में उत्पन्न टॉर्क का मान, घुमाने में उत्पन्न टॉर्क का मान जो है, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्या, टॉर्सनल नियतांक। यही क्या कहलाता है, टॉर्सनल नियतांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, टॉर्सनल नियतांक कहलाता है। अब ध्यान देना कि 1 डिग्री से घुमाए तो जो टॉर्क आया वो कितने का,
टॉर्सनल नियतांक के बराबर का। तो अगर 2 डिग्री से घुमा देंगे तो टॉर्क कितने का आएगा? 2c का। बात समझ में आ रहा है? कितने का? 2c का। और यदि 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 ध्यान देना कि यदि गैल्वेनोमीटर के यदि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण कोण, ध्यान देना, यदि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण कोण अल्फा हो, ध्यान दो कि जो गैल्वेनोमीटर का पहले का कोण 90 डिग्री था और जैसे ही टॉर्क लगा इसको मान लो कि अल्फा कोण से घुमा दिया, तो यदि गैल्वेनोमीटर का विक्षेपण कोण अल्फा होगा तो 1 डिग्री से घुमा रहे हैं तो सी, 2 डिग्री से घुमा रहे हैं तो, 3 डिग्री से घुमा रहे हैं तो अल्फा से घुमा देंगे तो जो टॉर्क का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 डिग्री से घुमाए तो टॉर्सनल कांस्टेंट का यही परिभाषा है। कह रहा है कि 1 डिग्री से स्प्रिंग को घुमाने में, ध्यान देना कि स्प्रिंग को अगर 1 डिग्री घुमाएंगे तो टॉर्क लगेगा कि नहीं? उसी टॉर्क को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो 2 डिग्री से घुमाएंगे तो कितना लगेगा? अल्फा कोण से घुमाएंगे तो कितना लगेगा? अल्फा सी या सी अल्फा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि ये घुमा रहा है कौन? इसको ये घुमा रहा है, गैल्वेनोमीटर को घुमा कौन रहा है भाई? गैल्वेनोमीटर को घुमा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क, जो कि टॉर्क है NIB sin थीटा के बराबर में। थीटा को 90 डिग्री करके हम लोग हटा दिए थे, NIAB यही घुमा रहा है। चुंबकीय बल के कारण जो इस पर टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क इस स्प्रिंग में संरक्षित टॉर्क के क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? कि हम इसको एक बार ऐंठ दिए तो इसमें इतना टॉर्क क्या हुआ? स्टोर हो गया। और कितना टॉर्क स्टोर हुआ? सी अल्फा के बराबर में। तो ऐठा कौन है? NIAB sin थीटा। और स्टोर किस में हुआ है? स्प्रिंग में। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो लगाया गया टॉर्क है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण जो होगा, ये बल आघूर्ण किसके बराबर में होगा? बल आघूर्ण स्प्रिंग में संरक्षित, स्प्रिंग में संरक्षित, स्प्रिंग में संरक्षित आघूर्ण के बराबर में हो जाएगा। स्प्रिंग में संरक्षित आघूर्ण के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और जब भाई बराबर हो जाएगा तो बराबर हो जाने से क्या होगा? देखिएगा कि हम लोग टॉर मैग्नेटिक जो निकाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के कारण, वो कितना निकाले हैं? NIAB के बराबर में। टॉर इन स्प्रिंग जो निकाले हैं, टॉर इन स्प्रिंग, वो कितना? सी अल्फा के बराबर में। कितना निकाले? सी अल्फा के बराबर में। अब देखिए कि कह क्या रहा है, अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है क्या कि जो टॉर मैग्नेटिक होगा, ये टॉर मैग्नेटिक टॉर स्प्रिंग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? कि मैग्नेटिक फोर्स इसको जितना घुमाया स्प्रिंग में उतना स्टोर हो गया। अब अगर छोड़ देंगे मैग्नेटिक फोर्स तो स्प्रिंग फिर क्या करेगा? उतना अपोजिट में घुमा देगा। मतलब दोनों एक्शन रिएक्शन है, और एक्शन रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब टॉर मैग्नेटिक किसके बराबर में होगा? टॉर अल्फा। तो इसको लिखेंगे कितना भाई? NIAB, ठीक ना। और बराबर कितना लिखेंगे? सी अल्फा। अब यहां से ध्यान से देखना कि अगर हमको I लिखना है तो I बराबर कितना लिखेंगे? C अपॉन NAB। ध्यान दीजिएगा, टॉर कितना लिखेंगे? NAB, इधर गुना से इधर भाग गया भाग में, और इधर बचा क्या? अल्फा। आप देखिए N, अगर नंबर में कितनी कुंडली लगाई है, कितनी कुंडली लगाई है N फेरे, ये तो फिक्स है। कुंडली का क्षेत्रफल भी क्या है? चुंबक भी लगा दिए, ये भी फिक्स है। और C भी ऊपर में टॉर्सनल नियतांक है, ये भी क्या है? तो भाई ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया? नियतांक हो गया। तो पूरा का पूरा चीज नियतांक हो गया, इसका मतलब I जो है इक्वल टू K टाइम्स अल्फा हो गया। जहां K बराबर जो है ये कितना हो गया? C अपॉन NAB के बराबर में। C अपॉन NAB को क्या बोल दिए? K क्या है? पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा K क्या है भाई? कांस्टेंट है। और K कांस्टेंट है, यहां से ये बात कह सकते हैं क्या कि I प्रोपोर्शनल है किसके? अल्फा के। तो I प्रोपोर्शनल हुआ अल्फा का। इसका मतलब क्या कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से जितना अधिक धारा प्रवाहित होगा, इसमें विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा। तो भाई अगर कम करंट डालेंगे, जीरो पे है कांटा, कम करंट गया, थोड़ा सा विक्षेपित हुआ, करंट और बढ़ा और विक्षेपित हुआ, और बढ़ा और विक्षेपित हुआ,
और अगर धारा के दिशा को बदल देंगे तो विक्षेपण का दिशा भी क्या होगा, क्योंकि धारा का दिशा बदलने से टॉर्क का दिशा भी क्या हो जाएगा। तो पहले अगर ऐसे घूमेगा तो धारा का दिशा बदल देंगे तो उल्टा घूमेगा। कितना, तो जितना अधिक करंट जाएगा उतना अधिक इसमें क्या होगा, विक्षेपण होगा। और फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, I बराबर क्या, C/NA/B अल्फा। गैल्वेनोमीटर हो जाता है खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है क्या कि गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुग्राहिता, कि कितना अधिक सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिव का मतलब क्या, कि बिल्कुल हल्का सा भी करंट देखे कि डिफ्लेक्शन दिखाने लग जाए। कोई लड़का बहुत सेंसिटिव है, उसको छोटा सा गाली दो, वो बमक जाएगा, है ना। तो कोई लड़का अगर बहुत सेंसिटिव है तो उसको छोटा सा भी गाली देगा तो वो क्या होगा, एकदम लड़बिड़ जाएगा तुमसे। लेकिन मेरे जैसा शांत शरीफ आदमी 20 को गाली देगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हम कम सेंसिटिव हैं। तो हमसे बहुत अधिक भी करंट गया और हम डिफ्लेक्शन शो नहीं किए, इसका मतलब मेरा सेंसिटिविटी क्या है, हम किसी काम के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर कोई बहुत सेंसिटिव है तो उसको थोड़ा सा गाली दो, वो एकदम लग जाएगा तुमको मारने पीटने के लिए। इसका मतलब क्या, कि छोटा सा भी करंट गया, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो कर दिया, इसका मतलब सेंसिटिविटी क्या है, अधिक है। और अगर बहुत करंट गया फिर भी ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ, इसका मतलब सेंसिटिव। तो अपने को चाहिए ऐसा गैल्वेनोमीटर जो एकदम छोटा से छोटा करंट को भी क्या करे, डिटेक्ट कर ले। तो छोटा से छोटा करंट पर भी क्या करे, डिफ्लेक्शन शो करे। इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आ गया क्या है, कि छोटा सा भी करंट जाए तो वो डिफ्लेक्शन शो करे। मतलब छोटा सा भी गाली, यार दोस्ती में भी कभी बोल देते हैं ना हम लोग साला, तो इस बात पर भी क्या हो जाए, बवाल हो जाए। बात समझ में आ रहा है। इस बात पर भी दो चार आदमी का हाथ पैर टूटे तो सेंसिटिविटी क्या है, अधिक है। लेकिन अगर 50,000 कोई गाली दे रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है, कम सेंसिटिव है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर छोटा सा भी करंट जाए और डिफ्लेक्शन अधिक से हो, इसका मतलब सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर, अच्छा गैल्वेनोमीटर है। लेकिन अगर बहुत करंट डाल दिया फिर भी सुई हिलने का नाम नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर किसी काम का नहीं है, ये सेंसिटिव नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, सेंसिटिविटी का, ध्यान दीजिएगा। तो सेंसिटिविटी का अगर हम लोग बात करते हैं, सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी ऑफ किस चीज का, गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का इसको बोला जाता है क्या, गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता। क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है क्या, सुग्राहिता। ध्यान दीजिएगा, सेंसिटिविटी को क्या बोला जाता है, सुग्राहिता। अब देखिए कि दो तरह का सेंसिटिविटी होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर आपसे पूछे कि पहला में कि धारा सुग्राहिता क्या है, आपसे पूछे क्या कि धारा सुग्राहिता क्या है, करंट सेंसिटिविटी क्या है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम 1 एम्पियर का करंट डालें और जितना कोण से ये विक्षेपित हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता। कि प्रति इकाई धारा में विक्षेपण का जो मान होता है, इसे ही क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या हम लोग भाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, कि प्रति, क्या लिखेंगे, कि प्रति इकाई धारा में, प्रति इकाई धारा के लिए लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रति इकाई धारा के लिए विक्षेपण, विक्षेपण बोले तो क्या, विक्षेपण बोले तो अल्फा का मान जो कहलाता है, अल्फा का मान क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि धारा सुग्राहिता कहलाता है। अब ध्यान देना, धारा सुग्राहिता कहलाता है। अब ध्यान दो कि जब हम लोग आई करंट बहाए हैं तो विक्षेपण कितना हुआ है, अल्फा का। जब आई करंट बहाए हैं तो विक्षेपण कितना का हुआ है, तो अगर एक करंट बहाएंगे तो अल्फा बट्टा आई का। तो एक करंट जब बहाएंगे तो यही है, प्रति इकाई धारा में जितना विक्षेपण होगा। तो आई धारा के लिए जो विक्षेपण का मान है, आई धारा में कितना विक्षेपण होता है, अल्फा विक्षेपण है। आई धारा में कितना विक्षेपण है, अल्फा विक्षेपण है। तो एक धारा में कितना विक्षेपण होगा, अल्फा बट्टा आई विक्षेपण होगा। और अल्फा बट्टा आई विक्षेपण होगा भाई, इसका मतलब सिंपल सा बात है क्या, कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, धारा सुग्राहिता का, तो धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा बट्टा। अब देखो अल्फा बट्टा आई का मान कैसे निकाला जाए, तो अल्फा बट्टा आई का मान कैसे निकाला जाए, देखो पीछे आई इक्वल टू हम लोग कितना लिखे हैं, आई इक्वल टू लिखे हैं
C अपॉन NAB और कितना, इस NAB को इधर लेके चले जाओ, NABC को इधर लेके चले जाओ, भाग में चला गया, अल्फा इधर बचा और I को इधर ले जाओ, अल्फा बाय I का मान कितना हो गया, NAB बटा, तो ये कितना हो जाएगा, NAB बटा C। अब आपसे सवाल ये पूछ सकता है क्या कि धारा सुग्राहिता इसका NAB अपॉन C हुआ, तो आप इसका सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे कैसे? अगर कोई आदमी है, इसको तीसरा आदमी कोई गाली दे रहा है और इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि ये उठ करके इसको मारे, तो हमको इसका सेंसिटिविटी क्या करना पड़ेगा? तो ए भाई तेरे को देख, माँ की गाली दे रहा है, तेरे को बहन की गाली दे रहा है, तो और कुछ नहीं हो रहा है, तेरे को मार साले को उठ के। सनकाएंगे कि नहीं सनकाएंगे? तो ये काम हम क्या कर रहे हैं, सुग्राहिता बढ़ाने का। तो आपसे कोई आदमी पूछे कि इस गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस गैल्वेनोमीटर का सुग्राहिता कैसे बढ़ा सकते हैं, तो भाई N क्या है, फेरो की, अगर फेरो की संख्या बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगा, A क्या है, एरिया, लूप का क्या है, तो लूप का एरिया बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगा, लेकिन लूप का एरिया बढ़ाने से एक नुकसान है, गैल्वेनोमीटर बड़ा बनने लगेगा। अगर ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए तो क्या करने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा ही बनाएंगे लेकिन 20,000 फेरा लगा देंगे, सेंसिटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया कम रहने से कोई फर्क नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा सेंसिटिविटी, और टॉर्सनल स्ट्रेंथ अगर घटाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगा, मतलब अगर हम यहाँ पर स्प्रिंग लगाए हैं तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ कैसे घटाएंगे, ये ध्यान देना कि टॉर्सनल स्ट्रेंथ कैसे घटाएंगे। अब तुम कहेगा कि सर यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा रहे हैं ना हम लोग, वो ट्रेन के पहिया वाला स्प्रिंग को लगा दे, ट्रेन के पहिया वाला स्प्रिंग को लगा दे। अब बता, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के कारण इस पर कोई फर्क पड़ेगा, ये घूमने देगा, इसको नहीं घूमने देगा। लेकिन कहोगे कि सर यहाँ पर अपने स्पाइरल में जो प्लास्टिक वाला स्प्रिंग लगा है ना, वो वाला लगा दीजिए। अब वो वाला लगा दीजिए, थोड़ा भी टॉर्क आएगा इसको 3-4 बार घुमा देगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम जितना सॉफ्ट मटेरियल का यूज करेंगे C का मान उतना ही कम होगा, और C का मान जितना कम होगा, मतलब सीधा सा बात याद रखना कि C अधिक होना मतलब स्प्रिंग को ज्यादा मेहनत से घुमा पाना, और C का कम होना मतलब स्प्रिंग को आसानी से घुमा देना। बात समझ में आ रहा है? तो जितना हल्का स्प्रिंग हम रखेंगे, जितना लाइट स्प्रिंग हम रखेंगे, उसमें टॉर्सनल कांस्टेंट C का वैल्यू क्या आएगा, उतना कम आएगा, और टॉर्सनल स्ट्रेंथ जितना कम होगा इसका सेंसिटिविटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपसे सवाल में पूछ सकता है क्या कि कैसे आप सेंसिटिविटी को बढ़ाइएगा भाई साहब, तो आप सीधे सीधे कहिएगा क्या कि सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज, ठीक ना। आप सीधे क्या कहिएगा कि जो इसकी सेंसिटिविटी है, जो इसकी सेंसिटिविटी है, इस सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सीधे लिखेंगे क्या कि जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो पहला में देखिए, पहला में देखिए n के मान को बढ़ा करके, n को बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, दूसरा में एरिया को बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी क्या होगा, तीसरा में क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी क्या होगा, और चौथा में क्या कि अगर C के मान को घटाएंगे तो भी सेंसिटिविटी क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं? धारा के मान को कम क्यों कीजिएगा, धारा कम हो और डिफ्लेक्शन ज्यादा हो, तो धारा और डिफ्लेक्शन में अपन को संबंध ही निकालना है, तो इस दोनों को बदलेंगे नहीं, इस दोनों को तो बदलना ही बदलना है ना भाई। धारा कम गए डिफ्लेक्शन कम हो, धारा ज्यादा जाए तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो धारा और डिफ्लेक्शन तो समानुपाती है ही, तो धारा से ही डिफ्लेक्शन देखना है। धारा बदल बदल के हमको क्या देखना है, डिफ्लेक्शन। तो धारा और डिफ्लेक्शन में कोई बात नहीं करना है। आप गैल्वेनोमीटर में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि क्या हो, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। तो गैल्वेनोमीटर में धारा तो हमको बदल बदल के चेक ही करना है, और अलग अलग धारा देंगे तो ऑब्वियसली अलग अलग डिफ्लेक्शन होगा। ये तो सत्य ही है क्या कि धारा बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। आप देखो ये तो निकल के ही आया है पहले बात में, क्या है, प्रोपोर्शनल अल्फा। करंट जितना बढ़ाएंगे अल्फा उतना ज्यादा होगा। लेकिन इसके अलावे आप कैसे चाहिए कि कम ही करंट दे और डिफ्लेक्शन ज्यादा शो कर दे। ऐसे मान लो कोई गैल्वेनोमीटर ऐसा है 0.1 करंट का एम्पियर दे रहे हैं, एम्पियर का करंट, और उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी सुग्राहिता क्या है, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इसको डिटेक्ट करवाना है तो क्या करेगा, इसका सुग्राहिता अब कैसे बढ़ाएगा, करंट बदल देगा। इसी करंट को डिटेक्ट करना है ना, तो क्या करेंगे, फेरा बदल देंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा लेंगे, एरिया बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि एक अगला जो सेंसिटिविटी है,
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दूसरा को क्या बोलते हैं, वोल्टेज या फिर विभव। ठीक ना, वोल्टेज या फिर क्या, विभव सुग्राहिता। क्या बोलते हैं, विभव सुग्राहिता। इसका भी परिभाषा वही है, क्या, कि प्रति इकाई वोल्टेज में विक्षेपण का जो परिमाण होगा उसे क्या बोलेंगे, विभव सुग्राहिता बोलेंगे। क्या भाई, तो बोलेंगे क्या कि प्रति इकाई विभवांतर के लिए, प्रति इकाई विभवांतर के लिए, प्रति इकाई विभवांतर के लिए विक्षेपण का मान जो कहलाता है, वो विक्षेपण का मान क्या कहलाता है, विक्षेपण का मान क्या कहलाता है, तो विभव सुग्राहिता कहलाता है। और विभव सुग्राहिता में ध्यान दीजिएगा कि विभव सुग्राहिता में ध्यान दीजिएगा कि विभव सुग्राहिता कैसे निकालेंगे, विभव सुग्राहिता कैसे निकालेंगे, तो अल्फा बाय वी करके, कितना करके, अल्फा बाय वी करके। अब अल्फा बाय वी का मान सर कैसे निकाला जाए, तो ध्यान देना कि अपने पास है क्या, अपने पास है अल्फा बाय आई का मान है कितना, एन ए बी बटा, इधर भी आर से गुना कर देते हैं, इधर भी आर से, और भी बराबर कितना होता है, आई आर होता है। तो अल्फा बाय आई आर को अल्फा बाय भी लिख सकते हैं क्या, अल्फा बाय आई आर को कितना लिख सकते हैं, और अल्फा बाय बी का मान कितना हो जाएगा, एन ए बी बटा सी आर। तो यहां पर जो विभव सुग्राहिता लिखना पड़ेगा वो कितना, एन ए बी बटा सी आर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया क्या आपका विभव सुग्राहिता, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके सुग्राहिता बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो चालक की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, और चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, तो एन बढ़ाने से बढ़ेगा, आर बढ़ाने से फिर क्या हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर एन बढ़ाने का प्रयास नहीं करना है, क्यों कि एन अगर हम 2 गुना किए तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, इससे सुग्राहिता बढ़ेगा। ये 2 गुना बढ़ा रहा है, ये फिर 2 गुना घटा रहा है, इसीलिए इसमें एन बढ़ा करके आप सुग्राहिता को बढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों कि फेरा जैसे उसमें प्रतिरोध नहीं था, करंट वाले में प्रतिरोध नहीं था, तो प्रतिरोध नहीं था तो तुम फेरों की संख्या बढ़ाओ, तुम्हारी सुग्राहिता बढ़ेगी। लेकिन अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी याद हो, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर भी बनता था, और गैल्वेनोमीटर से ही, तो जो आमीटर बनाएंगे, आमीटर में धारा सुग्राहिता अधिक होनी चाहिए, और वोल्टमीटर में क्या होना चाहिए, विभव सुग्राहिता अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए ये सब टर्म पढ़ना है। अब यहाँ पर फेरों की संख्या जैसे ही बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई भी क्या होगी, और तुमको कभी बताए हुए बेटा कि आर बराबर होता है रो एल बाय, लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, और तार की लंबाई अगर 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा। तो आर इसका सुग्राहिता 2 गुना बढ़ाएगा, और एन फिर से क्या करेगा, एन बढ़ाएगा, आर क्या करेगा। तो ना फेरा के संख्या को आप कम करिए ना बढ़ाइए, उससे कोई प्रभाव, तो प्रभाव किससे पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र को स्ट्रांग कर लीजिए, प्रभाव किससे पड़ेगा, एरिया बढ़ा लीजिए, प्रभाव किससे, अच्छा एरिया बढ़ाने से एक फायदा हो जाएगा, क्या घट जाएगा, नहीं, एरिया ये वाला लूप का एरिया बढ़ाने से नहीं, तार आप पतला उपयोग मत करिए कुंडली बनाने में, तार मोटा उपयोग करिए। तार मोटा उपयोग करिएगा तो क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो सुग्राहिता क्या होगा। तो वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने में कभी कोशिश नहीं करना है कि बहुत पतला तार मोड़ के कुंडली बना ले, मोटा तार का उपयोग कर लेंगे। मोटा तार का उपयोग करने से क्या हो जाएगा, ए बढ़ जाएगा, ए बढ़ेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घटेगा सुग्राहिता, और दूसरा चीज ये सी का मान फिर से क्या रखेंगे, कम रखेंगे। तो सी का मान कम रखने के लिए सॉफ्ट स्प्रिंग का यूज करेंगे, सॉफ्ट स्प्रिंग का यूज करेंगे तो इसका भी सुग्राहिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सा बात कहे कि अगर सी को बढ़ाना है, अगर अल्फा बाय भी को बढ़ाना है तो अल्फा बाय भी को बढ़ाया जा सकता है क्या क्या करके, पहला एरिया को तुम बढ़ा दो, ठीक ना, दूसरा बात क्या करो तुम, बी को बढ़ा दो, तीसरा काम क्या करो तुम कि सी का मान घटा दो, और चौथा काम क्या कर सकते हो, चौथा काम क्या कर सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल जो है, मोटा तार का उपयोग करके, कि अगर मोटा तार का उपयोग करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तार का बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा,
और रेजिस्टेंस घट जाने से सुग्राहिता क्या होगी। तो ये आज की क्लास और आखिरी क्लास थी किसकी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। इसका नाम क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि कॉइल घूमता है तब डिटेक्शन पता चलता है। बात समझ में आ रहा है, पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया इसका। अब पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया तो ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव के लिए ये करंट सुग्राहिता ये, और हर ऑब्जेक्टिव के लिए कि कैसे कैसे इसको बदला जा सकता है, सुग्राहिता को कैसे कैसे बदला जा सकता है, वोल्टेज सुग्राहिता को कैसे कैसे बदला जा सकता है। 2 नंबर में पूछ देगा क्या, कि किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के वोल्टेज सुग्राहिता को आप किस प्रकार से बढ़ाएंगे। तो ये 4 को पॉइंट बढ़िया से लिखेंगे, ये नहीं कि ए लगा करके एरो लगा देंगे, बी लगा करके एरो लगा देंगे, ठीक ना। लिखेंगे क्या, कि लूप का क्षेत्रफल बढ़ा करके वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाया जा सकता है। आप क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा करके वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाया जा, टॉर्सनल नियतांक घटा करके वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाया जा सकता है, और कॉइल में मोटे तार का प्रयोग करके भी क्या किया जा सकता है, वोल्टेज सुग्राहिता बढ़ाया जा सकता है। स्टेटमेंट में लिखेंगे और लास्ट में मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख के भी डाल देंगे। अगर ये बात भी लिख देंगे कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से सुग्राहिता नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, तो 4 चांद लग जाएगा आपके उत्तर में। और यही अंतर होता है किसमें, एक पढ़ने वालों में और एक अच्छा पढ़ने वालों में। बात समझ में आ रहा है। तो अगर ई लाइन लगा दिए तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरा मिलेगा, नहीं लगाएंगे तो मन होगा तो 1 नंबर 1.5 नंबर, जैसा बिहार बोर्ड में चलता है। बात समझ में आ रहा है। इतना पढ़ के आइएगा, ये चैप्टर खत्म। अगले दिन से हम लोग मंडे से मैग्नेटिज्म एंड मैटर की तरफ बढ़ेंगे, और अब 2 चैप्टर अगला छोटा छोटा चैप्टर है, खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ओवरऑल पूरा मैग्नेटिज्म 1.5 पौने 2 महीना का चैप्टर है, और ये आधा मान लो से ज्यादा खत्म हो चुका है, ठीक ना। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। काफी